हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रांसलेशन की चौथी क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इट, मतलब कि इट से बनने वाले सेंटेंस के ट्रांसलेशन। हम आपको बता रहे थे कि जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है: कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इस कर्म के स्थान पर पूरक भी आ सकता है, ठीक है। मतलब कि क्रिया के जस्ट पहले हिंदी के सेंटेंस में जो क्रिया होगी लास्ट में, उससे जस्ट पहले क्या होगा, या तो कर्म होगा या तो पूरक होगा। मैं आपको बता रहा था कि जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनमें क्रिया के जो जस्ट पास में होता है या तो वो कर्म होता है या तो वो पूरक होता है, कर्ता नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा आज ठंड है, आज ठंड है, तो यहां पे जो है लास्ट में ये तो क्रिया हो गई हिंदी के वाक्य में। जो ठंड है ना, ये कर्ता नहीं हो सकता, ये या तो कर्म होगा या तो पूरक होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को किससे बनाते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। इट का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे सेंटेंस जिनमें कर्ता पाया जा रहा है तो कर्ता प्लस इंग्लिश में इस तरीके से बना देंगे: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं है तो उसको इस तरीके से बनाना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से बनाना गलत हो जाएगा। इस तरीके से बनाना गलत हो जाएगा, विशेष रूप से कब, जब हम स्ट्रेटिव वर्ब पढ़ रहे हैं। जब बी वर्ब हम पढ़ रहे हैं तो बी वर्ब वाले सेंटेंस में अगर कर्ता नहीं है तो वो सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बन सकता। उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट या तो इट मानेंगे या तो देयर मानेंगे। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि दो डमी सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है इट और एक होता है देयर। आज हम चर्चा कर रहे हैं इट पे, ठीक है ना, कि इट से किस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो किस तरीके से करेंगे सेंटेंस को? इट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी उसकी। अब सेंटेंस में ऐसा क्या दिया गया हो कि आपको इट लगाने की आवश्यकता पड़े, तो याद रखना, सेंटेंस में यदि डे या डेट बताया गया हो, क्या बताया गया हो, डे या डेट बताया गया हो, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा इट। जैसे मैंने लिखा आज शुक्रवार है, आज क्या है? शुक्रवार। इसमें कॉम्प्लीमेंट के बाद में जो भी एडवर्ब, प्लेस या टाइम जो भी आते हैं वो लिख देते हैं, ठीक है ना। ये लो, प्लेस और टाइम, ठीक है। ध्यान दीजिए, आज शुक्रवार है तो आज जो है ये तो क्या है? टाइम। शुक्रवार जो है ये भी टाइम है, लेकिन इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि ये भी ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। और जो है ये क्या है? वर्ब, ठीक है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इसमें शुक्रवार मतलब डे बताया गया है, डे, तो डे वाले सेंटेंसेस को और डेट वाले सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे? इट सब्जेक्ट मान करके, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है भाई। आज तो टाइम है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। जो है ये शुक्रवार जो है ये इसलिए सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये वर्ब के जस्ट पास में है, और वर्ब के जस्ट पास में कभी सब्जेक्ट नहीं आ सकता हिंदी सेंटेंसेस में, इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको इट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इट, उसके बाद में वर्ब क्या है, तो इट के साथ में क्या आएगा? ऑलवेज इज। और कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका? शुक्रवार, मतलब कि फ्राइडे। और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम, क्या दिया गया है? प्लेस तो दिया नहीं गया, टाइम दिया गया है आज, तो आज को क्या बोलते हैं? टुडे। इट इज फ्राइडे टुडे। कुछ लोग इसको बोलते हैं टुडे इज फ्राइडे। क्या बोलते हैं? टुडे इज फ्राइडे। और ये जो सेंटेंस है ना, ये बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज फ्राइडे टुडे, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए। एक और सेंटेंस देखिए, उस दिन
10 अप्रैल था। उस दिन कितनी तारीख थी? 10 अप्रैल था। अब यहां पे ध्यान दीजिए, उस दिन ये तो क्या है? ये तो है टाइम, ठीक है। 10 अप्रैल जो है ये वर्ब के जस्ट पास में है, इसलिए ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। और था क्या है? वर्ब। मतलब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, तो सब्जेक्ट 10 अप्रैल कॉम्प्लीमेंट बताया गया है, मतलब डेट या टाइम बता, डेट या डे बता रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या मानेंगे? इट। क्या हो जाएगा सेंटेंस? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे इट, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? था। इट के साथ में क्या आता है? वॉज। ठीक है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? 10th अप्रैल। और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं दिया गया, टाइम दिया गया है, उस दिन, तो दैट डे। इट वॉज 10th अप्रैल दैट डे। उस दिन 10 अप्रैल था। ठीक है, तो ठीक है ना। उसके बाद यदि सेंटेंस में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, यदि घड़ी का समय बताया गया हो या किसी त्योहार के बारे में बताया गया हो, या किसी त्योहार के बारे में बताया गया हो कि कौन सा त्योहार है उस दिन, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट क्या माना जाता है? इट। मैंने कहा आज होली है। आज क्या है? होली। तो आज क्या है? टाइम। उसके बाद में होली क्या है? वर्ब के पास में है, इसलिए ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। और है क्या है? वर्ब। ठीक है ना। कैसे बनाएंगे? त्योहार है होली, होली के बारे में बताया जा रहा है, त्योहार के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट क्या मानेंगे? इट। क्या लिखेंगे? इट। उसके बाद में वर्ब लिखेंगे इज। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट क्या है? होली। और उसके बाद में लिखेंगे टाइम। टाइम क्या है? आज, तो टुडे। इट इज होली टुडे। ठीक है ना। जैसे घड़ी का समय अगर आप बता रहे हो कि भाई 10 बजे हैं, कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? 10 बजे हैं, है ना। तो ये तो क्या है? वर्ब है। और 10 बजना ये क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, क्योंकि वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वर्ब के पास क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके के स्टेटिव वर्ब में, है ना, मतलब इज, एम, आर, वॉज वर्ब वाले में। तो सेंटेंस में टाइम बताया गया है, 10 बजे टाइम है, तो टाइम वाले सेंटेंस में किसका सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? इट का। तो क्या लिखेंगे? इट। उसके बाद में वर्ब क्या है? तो इट के साथ में आएगा इज, और कॉम्प्लीमेंट क्या है? 10 बजना, तो मतलब 10 o'clock। ठीक है। इट का जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इट का प्रयोग ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट में किया जाता है जिसमें हमारे ओपिनियंस को बताया जाए। जिसमें किसको बताया जाए? ओपिनियंस को बताने के लिए। ओपिनियंस को बताने के लिए। ठीक है। जैसे जैसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अब यहां पे देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हेलमेट पहनना ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो काम करना है, वर्ब है ये तो, है ना। तो एक्चुअली इसको हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे इसको हम? कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया मानेंगे, कोई भी काम मानेंगे। ठीक है ना। मतलब ओपिनियन मानेंगे, ओपिनियन। ओपिनियन। अनिवार्य जो है ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और है क्या है? वर्ब। तो ओपिनियन को बताने के लिए इट से बनाएंगे। कैसे लिखेंगे? इट इज, भाई वर्ब है ना इज, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। क्या है कॉम्प्लीमेंट? नेसेसरी। इट इज नेसेसरी। उसके बाद प्लेस नहीं दे रखा, ओपिनियन दे रखा है ना, तो टू वियर अ हेलमेट। भाई पहले वर्ब आएगी ना, उसके बाद में ये वाला, ऐसे उल्टा बनाएंगे ना ऐसे, तो क्या आएगा? टू वियर अ हेलमेट। इट इज नेसेसरी टू वियर अ हेलमेट। सोचो, ये देखा आपने ओपिनियंस को बताने वाला। उसके बाद में जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मौसम के बारे में यदि बताएं,
मौसम, मौसम मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ पड़ना, इस तरीके से, है ना। सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ पड़ना, इस तरीके की अगर बातें हम करें तो किसका प्रयोग किया जाता है? इट का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा बाहर ठंड है, बाहर ठंड है। अब बताइए बाहर क्या है? ये तो प्लेस है भाई। कहां पे ठंड, कहां पे है? बाहर। तो बाहर तो क्या हो गया? प्लेस। ठंड क्या हो गया? ठंड हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? ठंड कॉम्प्लीमेंट। और है क्या है? वर्ब। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आसपास है ना, बिल्कुल पास पास में, तो वर्ब है और वर्ब से पहले कॉम्प्लीमेंट। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लेंगे इट, बनाइए इट। उसके बाद में वर्ब है तो इज, अगर था तो वॉज, यहाँ पे है तो इसलिए इज यूज किया मैंने। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है? ठंड, तो ठंड को बोलते हैं कोल्ड। और उसके बाद में प्लेस दे रखा है बाहर, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटसाइड। इट इज कोल्ड आउटसाइड, मतलब बाहर क्या है? ठंड। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस। जैसे दूसरा सेंटेंस, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, तो इसको क्या बनाएंगे? बरसात होना एक, ये मौसम की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या है? एक इम्पर्सनल एक्टिविटी है, इम्पर्सनल एक्टिविटी, इम्पर्सनल वर्ब। ठीक है। और ये क्या है? स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे इट, उसके बाद में है तो इज, और बरसात होना तो रेनिंग, इट इज रेनिंग। ठीक है। जैसे बर्फ पड़ रही है ऐसा आ जाए तो क्या बोलोगे? इट इज स्नोइंग। पहाड़ी पे बर्फ पड़ रही है तो क्या बोलोगे? इट इज स्नोइंग ऑन द हिल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। मौसम के बारे में जब हम बताते हैं तो मौसम के बारे में बताने के लिए सब्जेक्ट क्या लिया जाता है? इट। ठीक है। तो देखिए इट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, डेट, डे, टाइम, कोई त्योहार, उत्सव वगैरह, जो जैसे मान लो हमारा बर्थडे बताना है कि इस तारीख को हमारा बर्थडे है, तो क्या लिखेंगे? इट इज माई बर्थडे ऑन, और तारीख का नाम ऑन 10th अप्रैल, ऑन जो भी है। उसके बाद में मौसम के बारे में मैंने बताया है, डेट, डे, टाइम, त्योहार और मौसम, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इट का। और एक और था ओपिनियंस को बताने के लिए, ठीक है ना, कि मतलब कौन सी चीज यूजफुल है, कौन सी चीज अनिवार्य है, तो ऐसी बातें बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का। ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे इट के कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं इट के। जैसे इट का प्रयोग आप नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हो, एनिमल्स के लिए करते हो, मतलब पहले एनिमल, बर्ड, ट्री, नॉन लिविंग थिंग को मेंशन कर दिया जाए तो उसको बाद में मतलब नाउन को रिपीटिशन से बचने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात करें और उसका जेंडर मेंशन नहीं करें तो उसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए अगर जेंडर मेंशन नहीं करें तो इट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब हमारे जो घरेलू जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह, ये है ना, तो उनके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? इट का प्रयोग। तो इस तरीके से, लेकिन वो चीजें अलग हैं, वो आपको जब आप लिखते हो दो या दो से ज्यादा सेंटेंस लिखते हो तो वहां पे इट के ज्यादातर यूज होते हैं। यहाँ पे जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता उनमें इट को किस तरीके से कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है वो मैंने आपको क्लियर किया है। कल हम पढ़ेंगे देयर का कॉन्सेप्ट। कल हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तब तक के लिए सभी को अलविदा। थैंक यू।